यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग एग्रीमेंट 1, 2, 3 का। एग्रीमेंट 1, 2, 3 के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला यहाँ पर हम लोग को देखना है कि यह किस एक्ट के ऊपर बना हुआ है। तो जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर रहे थे, यह हाइड एक्ट के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज ये ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है और किस प्रकार का है। अमेरिका में एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954 है। तो यहां पर याद रखिएगा, अमेरिका में एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954 है। इसी में संशोधन करते हुए आपका 2006 में एक लाया गया हाइड एक्ट, और ये हाइड एक्ट का ही सेक्शन 1, 2, 3 है। तो यहाँ पर सेक्शन 1, 2, 3 ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954, इसको आपका 2006 में यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोविजंस के साथ लैस किया गया। क्या क्या था इस चीज को समझिए। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला यहाँ पर देखा गया कि कौन से ऐसे देश हैं जिनका बिहेवियर काफी बेहतर रहा है और रिस्पॉन्सिबल रहा है। तो यहाँ पर वैसे देश जो रिस्पॉन्सिबल थे उनको कहीं ना कहीं मौका दिया गया, या कह सकते हैं अमेरिका ने अपनी पॉलिसी में चेंज करते हुए इंडिया और जापान के लिए अमेरिका ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया। तो यहां पर याद रखिएगा, जापान कभी भी वैसे भी अमेरिका के लिए प्रॉब्लम नहीं है पिछले 50-60 सालों में, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर बात करेंगे तो यहां पर याद रखिएगा ये स्पेशली अमेंडमेंट किए गए थे इंडिया के लिए। कारण क्या है इस चीज को समझिए। अमेरिका का जो भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, सॉरी, राष्ट्रपति या वहां का कोई भी विदेश मंत्री होता है, तो उसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है उनका अपने देश के लोगों के लिए काम करना। तो देश के लोगों के लिए काम वो कैसे करेंगे, इस चीज को समझिए। यहां पर सीधा सा है, यहां पर जब हम बात कर रहे हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर सारा का सारा उनका बिजनेस काम करता है, तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर उनका सारा बिजनेस काम कर रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए वो जॉब सर्च करते हैं। अब ये याद रखिएगा, ये जो प्राइवेट सेक्टर के लिए वो जॉब सर्च करने के लिए गए हैं, तो यहां पर हमेशा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि ये जो आपकी सारी चीजें हैं उसमें सीधे तौर पर वह ऑब्जेक्टिव रखते हैं कि कितना ज्यादा से ज्यादा वो जॉब क्रिएट कर पाए। तो यहां पर भी वही चीज है, वह 1, 2, 3 एग्रीमेंट लेकर आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव सीधा सा है कि वो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को सेल कर सके। याद रखिएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर को सेल करने वाले 4-5 ही देश हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकते हैं खुद से। ये कोई ऐसी चीज नहीं है न्यूक्लियर रिएक्टर की कोई भी देश बना ले। इसे पाकिस्तान नहीं बेच सकता, इसे ईरान नहीं बेच सकता। तो यह न्यूक्लियर रिएक्टर को बेचना यह भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। इसके अलावा जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसकी सप्लाई करना इन सारे प्लांट में, यह एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ये बात अलग है कि ये 1, 2, 3 एग्रीमेंट अमेरिका ने जो सोचकर किया था वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया इनका, और कोई भी पूरा नहीं हो पाया। कारण ये है, जो 4 न्यूक्लियर रिएक्टर खरीदने का भारत ने वादा किया था, भारत इससे पहले की खरीद, भारत में आपको पता है कि कोई भी काम होता है तो उसमें 15 साल भी लग जाते हैं। अब राफेल की बात करोगे तो 2003 का प्रोक्योरमेंट था, वो जाके 2016-17 में पूरा होता है, और वो आते आते 2020-21 हो गया। तो अब 2003 से 2020 तक 17 साल लग गए। भारत में कोई काम इतने इत्मीनान से होता है, लेकिन जब तक न्यूक्लियर रिएक्टर बेचने के लिए इंडिया को अमेरिका तैयार हुआ और भारत ने हामी भरी कि हाँ हम आपका न्यूक्लियर रिएक्टर लेंगे, तब तक बेचारी कंपनी ही बंद हो गई। ये लो कर लो बात। अब ये जब कंपनी बंद हो गई तो अब इंडिया के वारे न्यारे हो गए, एग्रीमेंट भी हम लोगों ने कर लिया और हमें अमेरिका से कुछ खरीदना भी नहीं पड़ा। तो दोनों साइड से हम लोग बच गए। तो यहाँ पर बड़ा मजेदार चीज यही हुआ कि ये जो अमेरिका अपने आप को जरूरत से ज्यादा चालू समझता था, वो बेचारा बिल्कुल ही कह सकते हैं जंगली भालू बन गया। बेचारा कोशिश किया बहुत तेज बनने का, लेकिन किस्मत, जब कहते हैं ना, जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान,
तो इंडिया का यहाँ पर किस्मत मेहरबान था, इस चीज को याद रखिएगा। अब यहाँ पर कौन कौन से देश होंगे, तो कल मैंने आपको बताया भी था कि कंट्री हैज डेमोन्स्ट्रेटेड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू नॉन पॉलिफरेशन, परमाणु अप्रसार को लेकर जिनके रिकॉर्ड अच्छे हैं, जिन्होंने कहीं भी इसे अवैध रूप से फैलाने की कोशिश नहीं की है, उनके साथ 123 एग्रीमेंट करती है अमेरिकी सरकार। अब ये पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता, क्यों? पाकिस्तान चोरी छुपे ईरान के प्रोजेक्ट में मदद कर रहा है, और पाकिस्तान का खुद इंडिजिनस कुछ भी नहीं है, वह भी चोरी करके लाया हुआ है। तो यहां पर याद रखिएगा, चाइना ने चोरी छिपे दिया है, उन लोगों ने अपना प्लांट सेट कर लिया, बस इतना ही है और कुछ नहीं। तो 123 एग्रीमेंट यहां पर किया गया है। अब देखिए दूसरा, द कंट्री हैज फंक्शनिंग एंड अनइंटरप्टेड डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो यहां पर अनइंटरप्टेड डेमोक्रेटिक सिस्टम भी कंट्री में होना चाहिए। कारण यह है कि जो डेमोक्रेटिक नेशन है वहां पर लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ होती है। अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, पिछले 70 सालों में एक भी सरकार, नॉट अ सिंगल गवर्नमेंट कंप्लीट 5 ईयर टर्म, एक भी नहीं कर पाया। तो यहां पर आप समझ सकते हैं, आप 70-72 साल हो गए आजाद हुए, आज तक एक भी ऐसी सरकार नहीं बनी जो 5 साल चली हो। अभी भी वर्तमान स्थिति है कि जनवरी फरवरी में सरकार वहां गिर जाएगी। अब आप समझिए 2021 के जनवरी फरवरी में गिर गई, 2.5 साल की सरकार खत्म हो गई। तो यहां पर इसी प्रकार की स्थितियां हैं। तो लेकिन इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। इंदिरा गांधी ने बीच में एक ब्लैक स्पॉट लगा दिया, अदरवाइज हमारा डेमोक्रेटिक जो पूरा का पूरा प्रोसेस था उसका पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत क्लियर होता। जो 1975 में इंदिरा गांधी ने एक ब्लैक स्पॉट लगा दिया इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर, आपातकाल इम्पोज्ड करके, वही हमारे लिए एक ब्लैक स्पॉट है हमारे डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में। अदरवाइज जब से हम आजाद हुए हैं हमारा डेमोक्रेसी एकदम से धड़ल्ले से चलता रहा है, चाहे सरकार कोई भी रही हो, डेमोक्रेसी में हमेशा पालन रहा है हुआ है। सिर्फ एक इंदिरा गांधी की सरकार ऐसी है जिसने एक बार नहीं बार बार लोकतंत्र की हत्या की, कई बार उन्होंने राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया, 356 लगा दिया। तो सबसे बुरा रिकॉर्ड अगर डेमोक्रेसी का कभी रहा है, लोकतंत्र अगर खतरे में कभी रहा है, तो वो था इंदिरा गांधी के समय में, जहां कोई भी विपक्षी दल अगर सरकार बना ले तो उसे 4-6 महीने साल भर होते होते अचानक से बर्खास्त कर दिया जाता था, ऑल ऑफ सडन बर्खास्त हो जाता था। इंदिरा गांधी जाती थी, सरकार बर्खास्त हो जाती थी, फिर से चुनाव होते थे। तो इंदिरा गांधी ने ये न के न प्रकार अनडेमोक्रेटिक रूप से पूरा का पूरा शासनकाल चलाया है। उन्हें आयरन लेडी कहा जाता है, लेकिन उन्हें अनडेमोक्रेटिक लेडी भी कहना चाहिए। सी इज ए अनडेमोक्रेटिक पर्सन इन इंटायर हिस्ट्री। ये एक अलोकतांत्रिक, क्योंकि जितना 356 का प्रयोग किया है, आप इतिहास उठाइए, गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किसने धारा 356 का मिसयूज किया है और किसने यूज किया है। अब यहां पर देखिए, आगे चलते हैं हम लोग इस पॉइंट के ऊपर। तो भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन रहा है, सिर्फ इंदिरा गांधी के पीरियड को छोड़कर। अब यहां पर आइए नेक्स्ट, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स साइंड ए लैंडमार्क डील इन अक्टूबर 2008। आप लोगों ने अब इस एक्ट के बारे, इस पूरे के पूरे बिल के बारे में आप लोगों ने खूब चर्चा सुनी है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक फिल्म में। विच अलाउ इंडिया, अब यह क्या करता है हमारा, विच अलाउ इंडिया एक्सेस द यूएस सिविल न्यूक्लियर फ्यूल। नतीजा, अमेरिका का जो सिविल न्यूक्लियर फ्यूल है उसे हम ले पाएंगे, एंड उसकी टेक्नोलॉजी को भी। व्हाट इज दैट मेक्स दिस डील सो सिग्निफिकेंट, हाउ डज इंडिया स्टैंड टू गेन फ्रॉम इट। अब यहां पर याद रखिएगा, इसमें इस सौदे से इंडिया को क्या मिलने वाला है। तो 123 एग्रीमेंट से अब ये होगा कि चूंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमको चलाने हैं, हमको क्लीन एनर्जी चाहिए, तो हमको बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाने हैं। मैं आपको पहले ही बतला चुका हूं कि इंडियन न्यूक्लियर रिएक्टर आर वेरी सेफ इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज। जितने भी विश्व में देश न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं, चला रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बाकी सभी देशों से ज्यादा साउंड और सेफ है, याद रखिएगा।
अब यहाँ पर अब कोई बदमाशी हो जाए, कोई आतंकवादी हमला हो जाए या कुछ और हो जाए तो नहीं कह सकता, लेकिन अदरवाइज अगर देखेंगे तो इंडियन न्यूक्लियर जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन है, याद रखेंगे। हाउ डज इंडिया स्टैंड टू गेन फ्रॉम इट, कैसे भारत इससे लाभ लेगा? तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि भारत सीधे तौर पर अगर बात करेंगे तो वह क्या करेगा, अब अमेरिका से यूरेनियम परचेज करेगा और साथ में टेक्नोलॉजी भी ले सकता है। तो ये दोनों काम कर सकता है इंडिया। तो यहां पर याद रखिएगा, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द इंडो यूएस सिविलियन न्यूक्लियर डील। अब ये न्यूक्लियर डील है क्या? तो इंडो यूएस सिविलियन न्यूक्लियर डील की बात कर रहे हैं। यहां पर याद कीजिएगा, दिस इज द डील बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स फॉर सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन, इट इज नॉट फॉर मिलिट्री न्यूक्लियर कॉपरेशन। आकाश ध्यान देंगे इसको, पूजा ध्यान देंगे इसमें कि इट इज फॉर ओनली सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन है, ये मिलिट्री पर्पज से नहीं है। अंडर दिस एग्रीमेंट यूनाइटेड स्टेट कैन सेल सिविलियन न्यूक्लियर फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया। अब ऐसा होता है एक्चुअली कि इसका कोई लिखा हुआ तो नहीं होता यूरेनियम के ऊपर कि आप उसका सिविल यूज ही करेंगे, मिलिट्री यूज नहीं करेंगे। और जिस यूरेनियम के पैकेट के ऊपर आपने लिख दिया कि ये सिर्फ सिविल यूज के लिए, जैसे बुक्स आती है तो लिखा हुआ रहता है उसके ऊपर फॉर स्पेसिमेन सेल, तो यहाँ पर सीधा सा ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि वो बुक बाजार में नहीं बिकता है, वो भी बाजार में बुक बिकता है। डॉक्टर साहब को जो एमआर साहब देकर जाते हैं दवाएं, तो वो भी डॉक्टर साहब बेच के खाते हैं, याद रखिएगा। उस दवा दे देते हैं किसी को फ्री में, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम डॉक्टर उसको भी बेच के खाता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, ये जो पूरा का पूरा है तो मिलिट्री यूज नहीं होगा, इसकी गारंटी क्या है? उसके ऊपर रैपर लगा के देगा ये लोग कि हाँ रैपर लगा के देते हैं, ये मिलिट्री यूज नहीं होगा, नॉट फॉर मिलिट्री यूज, ऐसा नहीं होता है। यहां पर याद रखिएगा, जहां यूज करना है होगा, लेकिन इसे बोला जाएगा कि ये सिविल यूज के लिए है। अब यहां पर याद रखिएगा, कारण सीधा सा है, अमेरिका को यह दिखलाना है कि वह विश्व शांति के लिए कितना प्रयासरत है, जबकि विश्व अशांति का सबसे बड़ा जनक वही है। लादेन को खड़ा किसने किया? अमेरिका ने खड़ा किया। तालिबान को खड़ा किसने किया? अमेरिका ने खड़ा किया। तो सारे आतंकवादियों को खड़ा भी वही करता है, बाद में खत्म भी वही करता है। ये शांति का ढोंग बड़ा अच्छा लेकिन करता है। तो यहां पर उसके ढोंग वाले फॉर्म में क्या लिख के रखा है उसने? इट इज फॉर सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। अंडर दिस एग्रीमेंट यूनाइटेड स्टेट कैन सेल सिविलियन न्यूक्लियर फ्यूल। अब ये पेट्रोल के ऊपर लिखा हुआ है, मान लीजिए कि केवल इसे आप बाइक में डालिएगा, कार में नहीं। खबरदार जो आपने कार में डाला इस पेट्रोल को, ऐसा होगा क्या? आकाश आ रहा हूं आपके पास। हाँ आकाश। सर इसको फिर से समझा दीजिए ना, ये सिविलियर न्यूक्लियर फ्यूल को। हाँ समझा देता हूं मैं आकाश। यहां पर यह कहा गया है कि जो सिविल, जो इंडिया और अमेरिका के बीच एग्रीमेंट हो रहा है, इस एग्रीमेंट में जो यूरेनियम सप्लाई करेगा अमेरिका। अब यहां पर याद रखिएगा, खेल क्या है इस चीज को समझिए। खेल यहां पर यह है कि आपका यूरेनियम के ऊपर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बैठा हुआ है, एनएसजी, जिसके बारे में थोड़ी देर के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज एनएसजी और ये है क्या। तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में इंडिया की एंट्री नहीं करने दे रहा चाइना। तो अब ये हम लोग इंडियन कहां से परचेज करेंगे यूरेनियम? तो हमारे लिए यूएसए से हम लोगों ने एग्रीमेंट कर रखा है। तो हम लोगों ने जब यूएसए से एग्रीमेंट कर रखा है तो हम यूएसए से खरीद सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में अमेरिका तो है और वह परचेज कर रहा है बड़ी मात्रा में यूरेनियम, तो हम वहां से ले सकते हैं। साथ में हम क्या ले सकते हैं अमेरिका से? उसकी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स की, न्यूक्लियर रिएक्टर्स ले सकते हैं। तो ये हमारा इस प्रकार का हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है 1, 2, 3 एग्रीमेंट में। लेकिन जो यूरेनियम हम ले रहे हैं उसे कहां खर्च करेंगे और कैसे खर्च करेंगे, ये इसके ऊपर कैसे पता चलेगा? तो इसको जानकारी देने के लिए IAEA बैठा हुआ है, हालांकि कि वो निगरानी रखेगा कि कहां जा रहा है ये आपका यूरेनियम और कहां
इसका यूज हो रहा है, तो वो निगरानी रखेगा, निश्चित तौर पर रखता है। लेकिन जब युद्ध की स्थिति आएगी तो वो जो एनरिच्ड यूरेनियम होगा उसका हम बम बनाने में यूज करेंगे या किसके, अब जब मेरे ऊपर ही कोई बम चला दिया तो उसका हम कहाँ यूज करेंगे, वो हमारी मर्जी पर डिपेंड करेगा। अब युद्ध ही हो गया तो तुम्हारा फिर एग्रीमेंट का हम क्या करेंगे? बात समझ में आया आकाश? यस तो सर। यहाँ पर शांति का ऊपर ऊपर पाठ किया जा यस रहा सर। है अंदर से, क्योंकि उसको न्यूक्लियर रिएक्टर बेचना है और यूरेनियम बेचना है। अमेरिका को क्या क्या चाहिए बेचना है? न्यूक्लियर रिएक्टर और यूरेनियम। अब याद रखिएगा ये दोनों चीजें ऐसी है जो विश्व के बाजार में हर देश को नहीं बेचता। 4-5 ही देश है जिनके पास इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स की टेक्नोलॉजी है और उस प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो यहां पर याद रखिएगा ये एक बहुत बड़ा मार्केट है और हर देश को मोटा मोटी आने वाले समय में चाहिए ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स, साथ में यूरेनियम भी चाहिए। तो ये मार्केट को अभी से ही पकड़ के रखना चाहते हैं। अब यहां पर इस डील में और क्या क्या चीजें हैं इस चीज को समझिए। अब यहां पर सीधा सा है, इंडिया इन टर्म्स हैज टू सेपरेट, अभी इस टर्म में इंडिया को क्या करना पड़ेगा? हैज टू सेपरेट इट्स सिविलियन एंड मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटी। अब भारत को जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उन्हें दो पार्ट में बांटना होगा। पहला, न्यूक्लियर वैसे प्लांट जो मिलिट्री यूज के लिए होंगे और दूसरा ऐसे जो सिविल यूज के लिए होंगे। तो हम लोगों ने बांट दिया इसे दो पार्ट में। साथ में अब यहां पर जो सिविल यूज के लिए होंगे, प्लेस ऑल इट्स सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज अंडर, अब इसकी निगरानी कौन करेगा? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन IAEA के इंस्पेक्शन में होगा। तो निगरानी रखेगा कि कौन लेगा और कौन कहां पर कितना खर्च हो रहा है। तो वो एनर्जी का प्रोडक्शन, साथ में वह लेके चलेगा क्या हमारा कितना यूरेनियम हम दिए थे, ये सारा चीज का डाटा। हाँ पूजा बोलिए। सर सिविलियन में न्यूक्लियर का क्या यूज होता होगा? एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी यस प्रोडक्शन। सर। कैंसर के अच्छा। ट्रीटमेंट में यूज होगा। कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60 यूटिलाइज होता है, हाँ। ठीक है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है, अदर भी कई रिसर्च वर्क में ये यूज होता है। तो इसके बहुत सारे ओके सर। यूटिलाइजेशन है इलेक्ट्रिसिटी के अलावा भी, मेडिकल यूज से लेके कई और यूजेस भी हैं। तो यहाँ पर इन सारे यूजेस को सिविलियन यूज में रखा जाएगा, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर व्हाट इज इंडो यूएस सिविल सिविल न्यूक्लियर डील, अच्छा यही पढ़ा रहा था, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। The accord took 3 years to be finalized, इसको 3 साल लगेंगे फाइनलाइज होने में, during which it went through a series of complex stages that includes amendment of US domestic law। अब इन 3 सालों में अमेरिका को अपने डोमेस्टिक लॉ में चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मुलेशन ऑफ ए सिविल मिलिट्री न्यूक्लियर सेपरेशन प्लांट इन इंडिया, साथ में यहां पर फॉर्मुलेट करना पड़ेगा कि सिविल कौन है, मिलिट्री कौन है, कौन सा न्यूक्लियर प्लांट सिविल के लिए है, कौन सा मिलिट्री प्लांट हमारा डिफेंस के लिए है। तो ये इंडिया को डिसाइड करना पड़ेगा। साथ में एन इंडिया IAEA सेफगार्ड इंस्पेक्शन एग्रीमेंट को तय करना पड़ेगा एंड ग्रांट फॉर एग्जम्पशंस फॉर इंडिया बाय न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, और भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में कैसे शामिल किया जाए इसके लिए बातें होंगी। अब यहां पर याद रखिएगा अमेरिका इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है कि वह क्या करेगा, भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में एंट्री दिलाएगा। तो इसके लिए उसने एग्रीमेंट कर रखा है। यही कारण है कि वो बार बार उछलता रहता है कि भाई इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में लाओ। क्यों? वो एग्रीमेंट करके हम लोगों से रखा है कि हम आपको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में आने में सहायता करेंगे। तो यहाँ पर अब यह है कि अमेरिका ने कोई चीज का वादा किसी देश के साथ किया और अगर पूरा नहीं हो पाता है तो अमेरिका का वैल्यू खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा अमेरिका, उसके बाद अमेरिका कुछ कहेगा तो इंडिया सरकार मानेगी, बोलेगी अरे तुम तो न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया था 2008 में, उसका तो कुछ हुआ गया नहीं, तुम तो बोले थे कि हम लोग को NSG में तुम शामिल करवाओगे, तुम तो करवा नहीं पाए।
फिर क्या मतलब है तुम्हारा, बेकार का सुपर पावर हो तुम फिर। तो यहां पर याद रखिएगा ये इस प्रकार की स्थितियां हैं। यही कारण है कि अमेरिका जी तोड़ कोशिश कर रहा है कि भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में पहुंच जाए। अब यहां पर याद रखिएगा ये पूरा का पूरा हमारा जो एग्रीमेंट है, अब इसको जरा देख लीजिए। व्हाट आर द हाइड एक्ट 123 एग्रीमेंट, फिर से थोड़ा सा और डिटेल इसका कर देते हैं। अंडर सेक्शन 123 ऑफ इट्स एटॉमिक एक्ट, एटॉमिक एक्ट जो उसका था उसका सेक्शन 123 का ये पार्ट है। द यूनाइटेड स्टेट कैन इंटर इनटू सिविलियन न्यूक्लियर ट्रेड, यह किस में जा सकता है, सिविल न्यूक्लियर ट्रेड में जा सकता है विथ दोज कंट्रीज दैट हैव साइंड द एनपीटी एंड सीटीबीटी। ध्यान से देखिएगा, सेक्शन 123 कहता था हमारा कि आप उनके साथ सिविल न्यूक्लियर ट्रेड में जाइए जिन्होंने एनपीटी और सीटीबीटी साइन किया हुआ है। इंडिया हैज साइंड नाइदर ट्रीटी, भारत ने इनमें से कोई भी ट्रीटी साइन नहीं की है। यहां पर याद रखिएगा इसमें पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, आई के गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी का तो सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करेंगे, और उससे पहले अगर बात करेंगे तो उससे पहले आपका राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सबों का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि इंडिया ने एक पॉलिसी फॉर्मलाइज की कि हमें ना एनपीटी का हिस्सा बनना है ना हमें सीटीबीटी का हिस्सा बनना है। तो सब लोगों ने इसके ऊपर बहुत योगदान दिया और इंडिया कहीं भी इसका हिस्सा नहीं बना। फर्दर आफ्टर इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, जब इसका फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 में, द यूनाइटेड स्टेट हैड प्लेस्ड ए बैन ऑन द सप्लाई ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया। उसी समय न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्नोलॉजी के सप्लाई पर इंडिया के ऊपर रोक लगा दी गई थी। हालांकि 1974 में जो परमाणु विस्फोट किया गया था उसके बाद भारत ने अपनी योजनाएं शिथिल कर दी। फिर 1995 में इसका 1995 में फिर इसके प्रयास शुरू हुए जब पीवी नरसिम्हा राव ने इसे हरी झंडी दिखलाई। लेकिन चूंकि सरकारें उस प्रकार से नहीं एक्टिव थी जिस प्रकार से होना चाहिए, नतीजा इसकी भनक पड़ गई अमेरिका को और अंडर प्रेशर बंद करना पड़ा हमें अपना न्यूक्लियर टेस्ट। आप लोगों ने परमाणु मूवी में देखा होगा कि किस प्रकार से वो सारी घटनाएं घटी थी, वो बिल्कुल सच है। In order to sign the present deal, the section 123 of the Atomic Energy Act needed to be amended. अब 123 एक्ट को क्या करना था, सुधारना था। सिर्फ इंडिया में एक्ट यहाँ पर साइन नहीं हो रहा है, अमेरिका में संविधान संशोधन के द्वारा हो रहा है। तो अमेरिका में हम लोगों ने विवश कर दिया कि संविधान को संशोधित किया जाए। यहाँ पर मनमोहन सिंह जी की भूमिका महत्वपूर्ण है कि वह सरकार गिरने की धमकियों के बावजूद भी टिके रहे। कारण सीधा सा था कि उन्हें अच्छी तरीके से पता था, हालांकि उनको हटाने के प्रयास काफी जोरदार चल रहे थे, लेकिन उनको पता था कि अगर इस पर स्टैंड नहीं लिए तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार भी कहीं ना कहीं संकट में रहेगी। तो उन्होंने काफी तगड़ा स्टैंड लिया और सरकार, क्योंकि उन्हें ये पता था और उन्हें अच्छे तरीके से पता था कि 123 एग्रीमेंट को अगर इंडिया का पार्लियामेंट अप्रूव कर देता है तो कोई समस्या नहीं होगी। इस पर जब सर्वदलीय बैठक हुई तब मनमोहन सिंह ने प्रश्नवाचक दृष्टि से अटल बिहारी वाजपेयी की ओर देखा। तो यहां पर याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा नहीं है कि इस समय केवल एक बार कांग्रेस के समर्थन के लिए आए। याद रखिएगा 1991 से लेके 1996 तक की सरकार जो थी, 5 साल की जो कांग्रेस की सरकार चली है, इसमें पहले 2 साल की सरकार कंप्लीट रूप से अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन से चली थी, अघोषित समर्थन से। तो यहां पर बिना कोई एग्रीमेंट, बिना कोई लाभ हानि का विचार किए, सिर्फ देश हित में, भाजपा तो नहीं कहेंगे यहां पर, अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 साल तक समर्थन दिया है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को। तो यहां पर याद रखिएगा अगेन यहां पर 2008 मनमोहन सिंह इसलिए काफी मुखर होकर
इस एग्रीमेंट के समर्थन में आए क्योंकि उनको अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन का पूरा भरोसा मिला हुआ था। वाजपेयी को अच्छे से पता था कि कब सरकार को समर्थन देना है और नेशनल इंटरेस्ट क्या चीज होती है। तो वो नेशनल इंटरेस्ट जानते थे कि नेशनल इंटरेस्ट है तो उस समय सरकार का पक्ष और विपक्ष दोनों को एक हो जाना चाहिए, जो आज के दिनों में नहीं मिलता है देखने को। आज अगर कश्मीर में हमला हो जाए, उड़ी अटैक हो जाए, विपक्ष सवाल पूछने लगता है, ऊपर से सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए तो उसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह बनाने लगता है विपक्ष, ये अलग विपक्ष है। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी को इस प्रकार की समय में जरूरत पड़ी तो उसने बहुत ही खुले मन से सरकार का साथ दिया था। तो 2008 में भी सरकार के साथ होते हैं। मजेदार चीज ये है कि कांग्रेस पार्टी ही मनमोहन सिंह के विरुद्ध थी। उस मूवी में बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया गया था कि जिनकी सरकार है वही उस बिल को गिराना चाहते हैं और जिनकी सरकार नहीं है वो उस बिल को बचाना चाहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि स्थितियां कैसी रहती हैं हमारे पॉलिटिक्स में। अब यहां पर with this agreement, India becomes the only non-NPT CTBT signatory to have signed the 123 agreement with United States. इंडिया एकमात्र विश्व में देश है जिसने न एनपीटी पर साइन किया न सीटीबीटी पर साइन किया। उसके बावजूद इंडिया अमेरिका के साथ 123 एग्रीमेंट का हिस्सा बनता है। जापान की बात करेंगे तो जापान ने साइन किया हुआ है एनपीटी और सीटीबीटी पर। तो यहां पर याद रखिएगा ये भारत और के लिए, केवल भारत के लिए ये एग्रीमेंट अमेरिका ने किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सिंगल ऐसा भारत देश है। हु आर द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जिसकी इतनी चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप कौन है? तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इज ए 45 नेशन बॉडी, ये 45 देशों की का एक संगठन है, कंसर्न विथ रिड्यूसिंग न्यूक्लियर पॉलिफरेशन। और यह किससे जुड़ा हुआ है? रिड्यूसिंग न्यूक्लियर पॉलिफरेशन, जो परमाणु प्रसार है उसको रिड्यूस करने के लिए। बाय कंट्रोलिंग ट्रेड इन न्यूक्लियर फ्यूल, कैसे ये करना चाहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूल के ट्रेड को कम करके, कंट्रोल करके और उसकी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करके। द पॉलिसीज हैड सो फार केप्ट इंडिया आउट ऑफ बाउंड ऑफ द इंटरनेशनल न्यूक्लियर ट्रेड। यहां पर याद रखिएगा सीधे तौर पर जो पॉलिसीज है had so far kept India out of bound of international nuclear trade as it has not signed NPT और CTBT। जबकि भारत ने NPT और CTBT दोनों में से कुछ भी साइन नहीं किया है, उसके बावजूद भी भारत के साथ यह एग्रीमेंट हुआ है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है। अब यहां पर याद रखिएगा, अब जब एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की बात करेंगे, सम कंट्रीज इन द एनएसजी हैड misgivings about giving India's and unprecedented waivers of the carrying on international civil nuclear trade even without signing the NPT। अब यहां पर ये जो देश हैं सम कंट्रीज, तो ये सम कंट्रीज कौन है? याद रखिएगा ये सम कंट्रीज हैं तुर्की और चाइना। अब यहां पर इसमें से एक ऑस्ट्रेलिया था जिसे हम लोग अपने तरफ फोड़ के ला चुके हैं, याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया को हम लोग अपनी ओर कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर याद रखिएगा अभी बच रहा है ये देश हमारा चाइना और तुर्की। अब चाइना और तुर्की दोनों को यह डर है। तुर्की का क्या प्रॉब्लम है? वह मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है, तो वह उसके लिए पाकिस्तान के पीछे घुसा हुआ है कि वह पीछे पीछे पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान को झाड़ पर चढ़ाता है और कहता है भाई चलो तुम युद्ध करो। और साथ में विश्व में आतंकवाद को प्रायोजित करने में तुर्की की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब सुनने में आ रहा है कश्मीर में आईएसआईएस के लड़ाकों को भेजने की तैयारी कर रहा है तुर्की, जो उसने अजरबैजान में भेजा था। अब यहां पर देखिए कि ये जो आपका बात करते हैं ये दो देश चाइना और तुर्की, तो इसमें चाइना को विशेष प्रॉब्लम है भारत के न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल होने से। समस्या यह है कि भारत उसके समान ही शक्तिशाली हो जाएगा।
न्यूक्लियर फ्यूल इसके पास अवेलेबल हो गया, तो उनको पता है कि जो इंडिया की टेक्नोलॉजी है इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर साइंस। तो यहाँ पर वो बहुत ही क्लियर है उसके लिए कि भारत सेफली न्यूक्लियर जितने भी रिएक्टर्स हैं उनको बना रहा है, चला रहा है, कोई दुर्घटना नहीं होती है इनके यहाँ। लेकिन वही चाइना से लेके जापान, रसिया, सब जगह कुछ ना कुछ हो चुका है, याद रखिएगा। इंडिया ही एक ऐसा है जो बिल्कुल सेफ है इस पूरे के पूरे टेक्नोलॉजी के यूज में। साथ में इंडिया का जो वेस्ट न्यूक्लियर मटेरियल है वह भी किसी देश के हाथ नहीं लग पाता। क्यों? हम लोग डंप उसी जगह पर करते हैं जहां पर बनाते हैं, तो हमारी टेक्नोलॉजी ही बिल्कुल साउंड है। नतीजा, चाइना हमसे परेशान है, बट the approval finally comes through keeping in the view of India's strong non-proliferation record। लेकिन भारत का जो स्ट्रॉन्ग नॉन पॉलिफरेशन का रिकॉर्ड है ये बहुत महत्वपूर्ण है पूरे विश्व के लिए। याद रखिएगा, पूरे विश्व में भारत के अभी 2-3 देश ही हैं जो दुश्मन की तरह बिहेव कर रहे हैं या एंटी इंडिया है। एक है पाकिस्तान, दूसरा है चाइना, और तीसरा है टर्की, और चौथा है मलेशिया। तो ये 4 देश हैं यही एक प्रकार से, और इसमें से 3 देश सिर्फ इसलिए भारत का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इस्लाम के आधार पर अपने आप को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। और मजेदार चीज है कि ये तीनों देश उस चाइना के साथ हैं जो अपने यहाँ उइगुर मुसलमानों की ऐसी की तैसी कर रखा है। अब बेचारे ये तीनों देश मिलके चाइना को नहीं बोल सकते कि मुसलमानों को वहां पर मत मारो। जो चाइना के मुस्लिम हैं उनके लिए क्या कर दिया है उसने, वहां पर कुरान तक को उसने मॉडिफाइड कर दिया है कि हम नया कुरान पढ़ाएंगे, आपका कुरान नहीं चलेगा जो अरब से आ रहा है, वो नया कुरान बना रहा है, वो सारा का सारा जितना एक्ट उसमें जितनी भी बातें हैं वो सबको अमेंड कर रहा है। साथ में दाढ़ी नहीं रखने देता, आप दाढ़ी नहीं रख सकते, सबकी दाढ़ी मुड़वा देता है कि इतने ही सेंटीमीटर दाढ़ी रहेगी। साथ में जो ऊंचा पजामा पहनते हैं उसका भी साइज उसने तय कर दिया है कि कितना ऊंचा होगा, तो आप समझ सकते हैं। और यहाँ तक कि है कि मौलवियों को भी डांस कराता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो ऐसी की तैसी कर रहा है, लेकिन बेचारे फिर भी डर से सबके सब चिपके हुए हैं कि भाई चाइना है, बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, खाना तो यही खिला रहा है। तो ये स्थिति है इन लोगों की। तो ये मत कहिए कि ये इस्लाम के नाम पर एक हुए हैं, ये एक्चुअली आपस के तीनों लालची देश हैं, और ये एंटी इंडिया इसलिए हैं क्योंकि इंडिया से जलते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, एंड इट्स वॉलेंट्री डिक्लेरेशन नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स के फर्स्ट यूज न करने के भारतीय प्रपोजल का ये काफी स्ट्रॉन्ग पूरे विश्व में मैसेज गया है, और पूरा का पूरा विश्व भारत के साथ है इस मामले पर, और कहीं ना कहीं पूरा विश्व भारत से काफी ज्यादा प्रसन्न भी है नो फर्स्ट यूज के ऐलान के साथ। अब यहाँ पर बात करेंगे व्हाट डज इंडिया गेट फ्रॉम एग्रीमेंट, इंडिया को इस एग्रीमेंट से क्या मिलेगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा सीधा सा न्यूक्लियर पावर सेक्टर इन इंडिया, यहाँ पर याद रखिएगा इनको फ्यूल मिल जाएगा, तो ग्रोथ जो होगी हमारी न्यूक्लियर पावर सेक्टर की वो हमारे यहाँ पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि इंडिया हैज लिमिटेड रिजर्व फॉर यूरेनियम, हमारे पास यूरेनियम का बहुत ही कम भंडार है। नतीजा, हमें न्यूक्लियर फ्यूल तो चाहिए ही चाहिए। अब अगर हमें न्यूक्लियर रिएक्टर अपने चलाने हैं तो निश्चित तौर पर ये चाहिए। अब यहाँ पर याद रखिएगा, ड्यू टू शॉर्टेज यूरेनियम इंडियाज न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज ओनली अबाउट 1800 मेगावाट्स, केवल 1800 मेगावाट के अगस्त में है, जबकि हमारे पास कैपेसिटी है 4120 मेगावाट। तो 4120 मेगावाट की कैपेसिटी में केवल हम 1800 मेगावाट ही प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। क्यों? यूरेनियम नहीं है। विद द प्रेजेंट एग्रीमेंट विच इज वैलिड फॉर 40 ईयर्स, और यह एग्रीमेंट 40 ईयर्स के लिए वैलिड है, एक्सटेंडेबल बाय अनदर 10 ईयर्स, और ये 10-10 साल करके फिर बढ़ाया जाएगा। इंडिया होप टू एड्रेस दिस फ्यूल शॉर्टेज। अब हमें उम्मीद है कि ये शॉर्टेज हम लोग जल्द ही दूर कर लेंगे। ठीक है। Under this agreement, US is committed to ensure
अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई टू सेफगार्ड इंडियन रिएक्टर्स। याद रखिएगा, इस एग्रीमेंट के अंतर्गत यहाँ पर अमेरिका कमिटेड है किसके लिए? अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई के लिए, कि भारत को यह फ्यूल मिलेगा। एंड ऑल्सो वर्क विथ अदर एनएसजी कंट्रीज टू इंश्योर सप्लाई ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल टू इंडिया। इसके लिए वह विश्व के अन्य जो एनएसजी के देश हैं उनके साथ मिलकर काम भी कर रहा है। यहाँ पर जितने 45 नेशंस हैं उन सबके साथ मिलकर काम कर रहा है। अब इसमें 2-3 देश हैं जो भारत का विरोध कर रहे हैं। The ambit of the deal includes research, development, design, construction, operation, maintenance and use of nuclear reactor. इसमें हमारा डील क्या क्या शामिल करता है? रिसर्च जो होगा, डेवलपमेंट होगा, डिजाइन कैसी होगी, कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, ऑपरेशंस मेंटेनेंस कैसे होंगे। तो ये सारे चीजों के ऊपर ये एग्रीमेंट है। तो यहां पर याद रखिएगा, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उनके यूज को लेकर भी, रिएक्टर के एक्सपेरिमेंट को भी और डीकमिशनिंग को भी लेकर, ये सारे चीजों के लिए एग्रीमेंट किया हुआ है। तो ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं कि सब में टेक्नोलॉजिकल और बाकी अदर हेल्प अमेरिका प्रोवाइड करेगा। टू इंश्योर स्मूथनेस द एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर elaborate constitutions between the two parties in their event of the either side wanting to terminate the deal before its normal time। अब यहाँ पर साथ में यह भी है कि इसको पहले भी खत्म किया जा सकता है, क्योंकि ये स्मूथली यह चलता रहे। तो यहाँ पर सीधा सा टू इंश्योर स्मूथनेस द एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर एलोबोरेट कंसल्टेशंस बिटवीन टू पार्टीज। तो यहाँ पर दोनों के बीच में आपसी सहमति से यह खत्म भी किया जा सकता है। अगर बाद में लगता है कि नहीं इससे हमें कोई फायदा नहीं है तो। फर्दर द एग्रीमेंट ऑल्सो ले डाउन द क्लाउज ऑफ द नॉन इंटरफेरेंस इन इंडियाज स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम। साथ में भारत के जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है इसमें अमेरिका कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। Thus, the Indian nuclear power program stand to get much needed push without any threat of its strategic program। तो यहाँ पर भारत के जो डिफेंस रिलेटेड रिएक्टर्स हैं उनमें इनकी कोई भी दखलंदाजी नहीं होगी। इंडिया व्हाट डज इंडिया गिव्स। यहाँ पर याद रखिएगा व्हाट डज इंडिया गिव्स। अब भारत क्या देता है? भारत यहाँ पर दे क्या रहा है? एज पार्ट ऑफ द bargain, India has agreed for separation its nuclear facilities। अब भारत अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को सेपरेट करने के लिए तैयार हुआ है। कि कैसे सेपरेट होगा? हमारा सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर कौन होंगे और हमारे आपके डिफेंस वाले कौन होंगे। तो टोटल 22 हैं हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसमें से 14 को IAEA की अंतर्गत हम लोग सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो यहां से इस प्रकार से है हमारा। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे इस प्रकार के पूरे प्रोग्राम की। चलिए अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू।